पूरे 18 साल के बाद कुंभ राशि वालों के घर में आएंगे राहु देव। और राहु जब आएंगे उससे त्रिकोण में गुरु का भी गोचर होगा। तो गुरु और राहु दोनों एक दूसरे से त्रिकोण में जब गोचर करेंगे तो कुंभ राशि वालों के लिए क्या सब लेकर आएंगे, यही सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं किशोर नाथ झा सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के वीडियो में कुंभ राशि वालों के ऊपर में राहु का, केतु का, गुरु का और साथ ही साथ शनि जो चांदी के पाए में है उससे आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, किन चीज़ों में आपको सावधानी रखनी होगी और आपको क्या ऐसा उपाय करना होगा जिससे बहुत तेज़ी से आप उन्नति कर पाएंगे, सारी बातें इस वीडियो में। मित्रों, राहु 18 मई 2025 को कुंभ राशि में गोचर करेंगे और सभी प्लैनेट के साथ होता है क्या, एक खास अंश पर जाने के बाद ही वो प्लैनेट शुभ या अशुभ फल देते हैं। राहु के साथ क्या है, 0 से लेकर के 30 अंश तक किसी भी अंश पर वो पूरा फल दे देते हैं। ये राहु केतु का एक स्पेशल योग होता है, एक बहुत ही बड़ी खासियत होती है कि राहु और केतु किसी अंश की प्रतीक्षा नहीं करते कि इतने अंश पर जाने के बाद ही फल देंगे। तो 0 से लेकर के 30 अंश तक किसी भी अंश पर वो शुभ फल दे सकते हैं। और राहु जो होते हैं वो शनिवत होते हैं, यानी कि शनि के सारे गुण राहु के अंदर हैं। अगर आपको राहु को प्रसन्न करना हो तो शनि को प्रसन्न करें, राहु अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो राहु के अंदर में शनि के गुण होते हैं, ये यूनिवर्सल चीज़ है। साथ ही साथ वो राहु शनि के घर में भी आ जाएंगे और राहु जिस घर में जाते हैं, जिस राशि में जाते हैं, जिसके साथ रहते हैं उसका गुण ले लेते हैं। तो आपका जो लग्नेश है वो है शनि। लग्नेश जो होता है वो एक तरीके से आपकी कुंडली का ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है। तो कुंडली के अंदर में जो लग्नेश है वो अगर अच्छा हो गया तो पूरी कुंडली अच्छी हो जाती है। तो लग्नेश शनि के घर में जब राहु जाएंगे तो राहु भी शनि की तरह ही फल देना शुरू कर देंगे। राहु 0 से लेकर के 30 अंश तक फल देते हैं, यानी कि 18 मई के बाद से ही सीधा शुभ फलों की प्राप्ति शुरू हो जाएगी, क्योंकि उससे पहले ही 14 मई 2025 को गुरु आपके गोचर से, आपके लग्न से, आपके चंद्र से पंचम भाव में आ जाएंगे और गुरु और राहु एक दूसरे से त्रिकोण में आ जाएंगे। राहु से पंचम भाव में गुरु रहेंगे और गुरु से नवम भाव में राहु। तो ये गुरु और राहु आपको क्या क्या, किन किन चीज़ों में आपको क्या फल देंगे, लग्न का राहु आपके लिए नुकसान कहाँ पर पहुँचाएगा, फायदा किस क्षेत्र में देगा, सारी बातें। सबसे पहले बात करें राहु की। लग्न में जब आ जाते हैं तो लग्न में आपका चंद्रमा भी वहीं पर है। तो चंद्रमा जब वहीं पर है और राहु भी आ जाएंगे तो चंद्र और राहु की जो युति होती है वो चंद्र के लिए ग्रहण योग लगा देती है। तो चंद्रमा क्या है, मन का कारक है, आपका दिमाग है, आपका ब्रेन है, आप जो कुछ सोचते हैं वो है। आपकी माता का भी स्थान है, चंद्रमा जो है माता का कारक होता है। तो डिसीजन लेने में समस्या देते हैं। अगर आपने जज्बा कर लिया कि मुझे ये काम करना है तो निश्चित रूप से हो जाएगा, लेकिन अगर आपने डिसीजन अच्छा नहीं लिया तो फिर वो काम नहीं हो पाएगा। तो अभी से ही बतला रहा हूँ कि 14 मई से 18 मई के बाद आपको एकदम से कॉन्फिडेंस में रहना है कि हाँ, ये काम तो मैं कर ही सकता हूँ। खासकर जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस में हतोत्साहित नहीं होना है आपको। राहु नेगेटिव अपना उनका यही है कि वो आपको हतोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा के साथ है, चंद्रमा राहु की युति बनेगी और चंद्रमा आपका कमज़ोर होने की संभावना रहेगी, क्योंकि वैसे भी वो छठे घर का मालिक है तो और माता का कारक है। तो माता के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। तो उसके लिए तो राहु का भी सबसे बड़ा उपाय यही होता है कि महादेव की पूजा करना, और चंद्रमा का तो राहु का, चंद्रमा जब भी कमज़ोर हो जाए तो शिव जी की ही पूजा की जाती है। इसके बाद चंद्र और राहु की वजह से क्या होगा, आपको क्रिएटिविटी होगी, आप किसी नए काम को करने में सक्षम हो पाएंगे। माता के स्वास्थ्य संबंधी तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन साथ ही साथ क्रिएटिविटी होगी। आप जो कुछ सोच रहे हैं उस काम में आपको सफलता मिलेगी। पूरे 18 साल के बाद 1.5 साल के लिए राहु देव आपकी राशि में आए हैं और इसका आपको पूरी तरीके से फ़ायदा तो उठा लेना चाहिए। राहु अगर अकेले आते तब भी उतना फ़ायदा नहीं था, लेकिन चूंकि बृहस्पति की उन पर में दृष्टि पड़ेगी, बृहस्पति क्या करेंगे, पंचम भाव में चले जाएंगे 3 नंबर में, यानी कि अभी 2 नंबर वृषभ राशि में है और 14 मई को वो 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो जब कभी 2 प्लैनेट का, खास करके गुरु और राहु का जब नव पंचम योग बने, चंद्रमा और गुरु का नव पंचम योग बने, गुरु और राहु का नव पंचम योग बने, तो जिसकी कुंडली में वो बनता है उस कुंडली में बहुत ही बड़ा ये प्रबल भाग्यवर्धक चीज़ होती है।
और इससे क्या होता है कि भाग्योदय होता है। तो ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। शनि भी चांदी के पाए में है तो जायदाद संबंधित ये आपको लाभ तो जरूर करवा देंगे। राहु जिसके साथ रहते हैं उसका वो भला करते हैं, यानी कि राहु जिस राशि में रहते हैं उस राशि से संबंधित फल देते हैं। तो शनि की राशि में है, शनि के घर में है, तो शनि आपका लग्नेश है। तो लग्नेश का काम होता है किसी भी काम को पूरा करने के लिए जब तक लग्नेश की सहमति नहीं होती है तब तक वो काम पूरा नहीं होता। तो राहु क्या करेंगे, यहाँ पे शनि की तरह होकर के आपके काम को पूर्णाहुति देंगे, आपके काम को कंप्लीट करने में अकस्मात तरीके से, अप्रत्याशित तरीके से आपको लाभ पहुँचाएंगे। तो निश्चित रूप से राहु बहुत ही ज़्यादा अकस्मात तरीके से आपको लाभ पहुंचाएंगे कि आपको लगेगा कि ये कुछ तो मेरे साथ अच्छा हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि राहु केंद्र में है, गुरु त्रिकोण में है। तो जब कभी खासकर अगर किसी की राहु की या फिर गुरु की अगर अंतर्दशा चल रही है तब तो कहना ही क्या, एकदम से तेज़ी से आपको लाभ मिलेगा। शनि से संबंधित जो भी आप काम करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, किसी कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें शनि से संबंधित, जैसे कि लोहा से संबंधित हो गया, मटेरियल हो गया, ये बिल्डिंग मटेरियल हो गया, इसके अलावा जो क्लैरिकल काम जो भी करते हैं, लिखा पढ़ी का काम करते हैं, ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, सब चीज़ों में ये आपको निश्चित रूप से फ़ायदा पहुँचाएंगे। गुरु पंचम भाव में जाएंगे पूरे 13 महीने के लिए, 12 से 13 महीने के लिए गुरु का गोचर रहता है। गुरु जो है आपका अतिचारी है। अतिचारी का मतलब था फिजिक्स से समझिए कि जो उसका वेलोसिटी है बहुत तेज़ रहेगा। तो जब किसी चीज़ की वेलोसिटी ज़्यादा रहती है तो जितना घूर्णन उसको करना चाहिए जितने समय में, उससे कम समय में ही कर लेंगे। तो गुरु क्या होंगे, इतनी तेज़ी से घूर्णन होगा कि वो अगली राशि में, जो कि 13 महीने में जाना होता है, अगली राशि यानी कि कर्क राशि होती है, कर्क राशि में वो सितंबर के आसपास में भी 2-3 महीने के लिए चले जाएंगे, फिर वक्री होकर के फिर मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी गुरु का जो गति है वो इतना ज़्यादा रहेगा जिससे कि आपको, गुरु आपके हैं कौन, आपके हैं धन के मालिक। 11th हाउस के लॉर्ड है, 2nd हाउस के लॉर्ड है। 11th हाउस का जो होता है वो पैसा आने का होता है और 2nd हाउस जो होता है स्टोर का होता है। तो इन दोनों के मालिक गुरु अतिचारी होकर के राहु से संबंध बनाएंगे। तो राहु यहाँ पे अप्रत्याशित तरीके से धन देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे यह है कि जिस किसी की कुंडली होती है, लग्न का गोचर होता है, फल तो मिलता ही है। हाँ, मेहनत अपेक्षित है। मेहनत जो आप करेंगे, पहले क्या था, मेहनत आप कर भी रहे थे तो उतना एडवांटेज आपको नहीं मिल रहा था। अब क्या होगा, गुरु और राहु की परिस्थिति ऐसी बन रही है जिसमें आपको पूरी तरीके से अच्छा लाभ मिलेगा। शनि की 7.5 अभी समाप्त नहीं हुई है। तो अगर किसी की कुंडली में शनि कमज़ोर है, शनि अगर आपकी लग्नकालीन कुंडली में अगर कमज़ोर है तो परेशानी तो देगा, क्योंकि अगर शनि लग्नकालीन कुंडली में जिस किसी का कमज़ोर रहता है और अगर 7.5 या फिर अढ़ैया आती है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फलों की प्राप्ति होती है। तो शनि के लिए आपको हनुमान जी की और संकट मोचन हनुमानाष्टक और हनुमान चालीसा जरूर आप पाठ करें। ओम शम शनैश्चराय नमः का पाठ तो अभी आपको 2.5 साल तक करते ही रहना है। अगर आपको शनिदेव ज़्यादा परेशानी दिए हुए हैं, आपको लग रहा है कि मेरी जन्मकालीन कुंडली जो है उसमें शनि मेष राशि का, वृश्चिक राशि का या सिंह राशि का है और परेशानी ज़्यादा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको दशरथ कृत शनि कवच भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। तो उसको करने से बड़ी तेज़ी से राहत होती है। थोड़ा सा बड़ा है, संस्कृत में है, तो अगर आप कर पाएँ तो उसको करने से क्या होगा, शनि का जो नेगेटिव इफेक्ट है बहुत ही कम हो जाएगा। केतु की बात करें तो केतु 7th हाउस में चले जाएंगे सूर्य के घर में। तो जब कभी भी केतु 7म भाव में जाते हैं, सीधी सी बात है, गोचर की बात बतलाता हूँ, 7म भाव में चंद्रमा से जब केतु जाएंगे तो मान की वृद्धि होती है, पुत्र के धन में भी वृद्धि होती है, व्यापार में अकस्मात वृद्धि होती है। यानी कि राहु और केतु दोनों का ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फल मिलने वाला है। राहु जो आए हैं 18 साल के बाद आपके लग्न में आ गए हैं, लग्न से गुरु से दृष्ट हो गए हैं। राहु गुरु को देखते हैं, गुरु राहु को देखते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा भाग्योदय करेगा आपके जीवन में। तो 25 मई के बाद काफ़ी अच्छी स्थिति आ जाएगी और आपको करना इस बीच में यही है कि शनि की 7.5 के लिए हनुमान जी की आराधना करते रहनी है। और चूँकि आपका केंद्रेश और त्रिकोणेश शुक्र हैं, तो शुक्र हालांकि अभी तो बहुत अच्छी पोजीशन में है, इसके बाद 3य हाउस में चले जाएंगे। और लेकिन अगर किसी की जन्मकालीन कुंडली में शुक्र कमज़ोर होगा या अस्त होगा, शुक्र ज़्यादातर सूर्य के साथ अस्त हो जाते हैं, तो अगर किसी की कुंडली में शुक्र अस्त है तो इसके लिए आपको दुर्गा जी का 32 नाम जो पाठ है, दुर्गा सप्तशती के लास्ट में होता है, उसका आप पाठ करते रहें। निश्चित रूप से ये सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और ये पूरा 13 महीना जो है आपका बहुत ही शानदार बीतने वाला है। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।